हमने बेटा कल डिस्कस किया था जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, और जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में जो हमने लास्ट पॉइंट एंड किया था दैट वाज अबाउट इंटेंसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। आज इसमें पहले एक एग्जाम्पल समझें। लास्ट लेसन ये था रिकैप, इंटेंसिटी, intensity is defined as energy transmitted per unit area per unit time. Energy transmitted per unit area per unit time, this is intensity। और इसके लिए एक और एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था, that was power transmitted per unit area। और फिर हमने फैक्टर डिस्कस किए थे कि इंटेंसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वेव्स की इंटेंसिटी। तो वेव्स की इंटेंसिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स। एक स्टेप इधर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ये इंटेंसिटी के फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। अब ज़रा इस एग्जांपल को समझिएगा कि किस तरीके से हम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप को इस एग्जांपल से समझें। द इंटेंसिटी of amplitude A is I. The intensity of waves of amplitude A, it is I. What will be intensity when amplitude becomes 2A? जी, अगर एम्पलीट्यूड 2A हो जाता है तो बताइए इंटेंसिटी क्या होगी। अब रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, यहाँ पर अज्यूम कर लें कि भाई सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कांस्टेंट है। F and R are constant। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। So what will be the intensity? Intensity equals intensity 1, intensity 2, amplitude 1 square, amplitude 2 square. What is amplitude 1? It is only A. Amplitude 2, it is 2A when it is squared. Intensity 1 is only I, intensity 2 सॉल्व करनी है, रीअरेंज कर लें। 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4I is the new intensity। New value of intensity becomes 4 times the initial value of the intensity। मतलब कुछ इस किस्म की जो इंक्वायरीज हैं वो हम नॉर्मली 30 सेकेंड्स के क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा, आफ्टर इंटेंसिटी वी हैव अ स्पेसिफिक रिलेशन के वेव्स का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। तो जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती हैं तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, राइट। ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये जनरल वेव प्रॉपर्टीज में transmission of waves। When waves
move from one medium to another, then their frequency, speed, wavelength and speed but frequency remains constant. वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. V is equals f lambda, f is constant, so V directly proportional to lambda. ये रिलेशनशिप है. अब सिमिलरली स्पीड इन मीडियम 1, स्पीड इन मीडियम 2, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, स्पीड इन 1, स्पीड इन मीडियम 2 इक्वल्स वेवलेंथ इन 1, वेवलेंथ इन 2. फर्ज कीजिए ये एक बाउंड्री है दो मीडियम के दरमियान. मिसाल के तौर पर ये आप कह लें कि भाई ये है शैलो वाटर. अगर वाटरवेज की बात करते हैं तो चले मीडियम 1, मीडियम 2. मीडियम 1 और मीडियम 2 के दरमियान ये है बाउंड्री. अब जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करेंगी तो स्पीड लो भी हो सकती है, स्पीड हाई भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि मीडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. फॉर एग्जांपल मीडियम 1 से वेव्स मीडियम 2 में जा रही हैं. waves initially in medium 1 are moving towards medium 2. Direction of motion of the waves. जैसे ही मीडियम 2 में एंटर होंगी तो इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी. स्पीड इन मीडियम 1, ये जो लाइंस हैं बेटा इन्हें वेव फ्रंट्स कहते हैं. ये लाइन क्या है बेटा? वेव फ्रंट्स. अब इस डायग्राम पर ये स्पेसिफिक एक्सप्रेशन जो है हमने इससे इस डायग्राम पर अप्लाई करके ये इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं. दोनों मीडिया में क्या चीज़ कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. और देखें अगर किसी एक मीडियम में वेवलेंथ कम है स्पीड भी कम होगी. जब वो किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है और वहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब स्पीड भी बढ़ जाएगी. राइट तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों का रिलेशनशिप क्या बेटा? डायरेक्ट. क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. राइट क्लियर हो गया पॉइंट. जब भी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी. आप ये हर तरह की वेव्स पर अप्लाई कर सकते हो. लाइट वेव पर भी अप्लाई कर सकते हो, साउंड पर भी अप्लाई कर सकते हो, वाटर वेव्स पर भी. मतलब हर तरह की वेव्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं. ये जनरल वेव प्रॉपर्टीज में आता है. नेक्स्ट रिफ्लेक्शन at a boundary. Reflection at a boundary. किसी बाउंड्री से अगर वेव्स टकरा के वापस आती हैं तो क्या होगा? अब आप यहाँ पर क्लियर कीजिएगा. रिफ्लेक्शन में ना वेव्स की स्पीड चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. फेस चेंज होगा और वो भी सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें फेस चेंज होगा. अच्छा इसमें कोई फेस चेंज नहीं हो रहा. सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? स्पीड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो रही है. फेज ऑफ वेव्स भी चेंज नहीं होगा. ऑल्सो आप चाहें तो इसमें लिख लें
the phase remains same, the phase or there is no change in phase occur, there is no change in phase occur. When waves reflects from a boundary, then no change in speed, wavelength and frequency occurs. Only phase changes when the boundary is basically more dense than the medium in which the waves are initially traveling. ठीक है? Only one phase change occurs a phase change of occurs if the waves are reflecting from the boundary of a denser medium. Boundary of a ठीक है, अगर वेव्स इनिशियली लेस डेंस मीडियम में है और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो 180 डिग्री फेज चेंज होगा. मीन्स अगर एक क्रेस्ट अराइव होता है बाउंड्री पर तो ट्रफ इमर्ज होगा या रिफ्लेक्टेड वेव में वहाँ ट्रफ होगा, मीन्स 180 डिग्री फेज चेंज हो जाएगा. ये बात ध्यान में रखिएगा. मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ. बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर वो डेंसर मीडियम की बाउंड्री है तो, अगर वो लेस डेंस मीडियम की बाउंड्री है तो कोई फेज चेंज नहीं होगा. मीन्स अगर एयर से साउंड, एयर से किसी सॉलिड के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है साउंड वेव्स, तो वो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कितना डिग्री फेज चेंज करेगी? 180 डिग्री. इसी तरीके से अगर लाइट है, एयर से वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कितना डिग्री फेज चेंज होगा? 180 डिग्री. मतलब इनिशियली वेव्स लेस डेंस मीडियम हो और डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज होगा, अदरवाइज फेज चेंज नहीं होगा. मीन्स अगर इनिशियली लाइट है ही गिलास में, या आप कह रहे, मैं लाइट से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको लाइट चूँकि वाटर में भी मूव कर सकती है, लाइट ग्लास में भी मूव कर सकती है. तो अगर लेट्स सपोज इनिशियली लाइट वेव्स जो हैं वो ग्लास में हैं और एयर में एंटर होती हैं तो गिलास एयर की जो बाउंड्री है वहाँ से जो वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी उनमें फेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि गिलास की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से क्या है? ज़्यादा है. ठीक है? तो अगर इनिशियली वेव्स लेस डेंस मीडियम में है और डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज होगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन में या ट्रांसमिशन में कभी फेज चेंज नहीं होगा. और रिफ्लेक्शन का जो दूसरा केस बताया जिसमें लेस डेंस मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रही है उसमें भी फेज चेंज नहीं होगा. तो फेज चेंज सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें हो रहा है. और कितना डिग्री इसका? 180 डिग्री का फेज चेंज, ये फिक्स्ड है. नेक्स्ट, अच्छा, ये जनरल वेव प्रॉपर्टीज में इंटेंसिटी और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ वेव्स on a string.
और ज़रूरी नहीं है बेटा कि स्ट्रिंग हो, हर तरह की मैकेनिकल वेव्स की स्पीड का एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो जनरल एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर लें। द स्पीड ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव्स depends on the inertial, on the elastic property and inertial property of medium। हर तरह की मैकेनिकल वेव्स की स्पीड मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, एक है इलास्टिक प्रॉपर्टी और एक है इनर्शियल प्रॉपर्टी। मैथमेटिकली अगर मैं इस फंक्शन को स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करूं, for strings actually that elastic property and inertial property when applied to this, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी for strings v is equals square root of t upon mu। अब ये t क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू is equals m upon l। Now what is m and what is l here? Now look at the diagram। ये साइड रेस करूं, ऑलराइट। फर्ज कीजिए एक स्ट्रिंग है, एक सपोर्ट से it is a pulley fixed on an iron stand G। एक मिनट दोबारा कहिए। अच्छा देखिए, डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाएगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर लाइट की बात कर रहे हैं आप, इसकी बात करें, लाइट की बात करें, लाइट वेव्स की मैक्सिमम स्पीड फ्री स्पेस में हम एयर में भी तकरीबन वही ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम या उसको आप फ्री स्पेस कहते हैं, लाइट की मैक्सिमम स्पीड वो है। अब जब भी फ्री स्पेस से किसी मीडियम में एंटर होगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, स्पीड डिक्रीज़ होने से वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगी। अच्छा, अब मसला ये है, ये ज़रा क्लियर कर लीजिएगा, हर तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट की स्पीड सेम अमाउंट में डिक्रीज़ नहीं होगी एक ही मीडियम में। हाँ, हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्री स्पेस में स्पीड सेम है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस से वाटर में जा रही हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रेड की, वायलेट की, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सबकी एक सेम अमाउंट में स्पीड डिक्रीज हो, ऐसा नहीं होगा। हर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स की स्पीड डिफरेंट अमाउंट में डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिफरेंट होगी, स्पीड भी डिफरेंट अमाउंट में होगी डिक्रीज। जी
देखिए डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है अगर लाइट, तो स्पीड इंक्रीज होगी, बट इट विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द स्पीड इन फ्री स्पेस। मैक्सिमम स्पीड क्या है? स्पीड इन फ्री स्पेस, जिसको हम 300,000 मीटर पर सेकंड लेते हैं। एक मिनट, नहीं, आप साउंड पे इसको ना जज करो ना। साउंड की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, लाइट वेव्स की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। हर एक मीडियम की ऊपर जो वेव्स चल रही हैं, अलग अलग टाइप की वेव्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। जो डू नॉट कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वेव्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स। सही है? चलो इधर आ जाओ। ये है एक सपोर्ट जिससे स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड को हम एक पुली के ऊपर से गुजार रहे हैं, और इसके साथ एक वेट हैंग कर रहे हैं। क्या हैंग किया? इसके साथ वेट हैंग किया। ये जो वेट इसके साथ हैंग किया, इसका मास है m। अब इस वेट के हैंग करने से स्ट्रिंग में आई टेंशन। स्ट्रिंग में क्या आई? टेंशन। देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, इट इज लेबल्ड T। और स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, लेट्स सपोज ये जो पुली के ऊपर से स्ट्रिंग का एंड पास हो रहा है इस जगह पर, हम ये और ये जो फिक्स्ड एंड है, इनके दरमियान लेंथ ऑफ स्ट्रिंग काउंट कर रहे हैं, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन दोनों के दरमियान है, इट इज L। सो इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में, या इस स्ट्रिंग के सेक्शन की लेंथ और स्ट्रिंग के इस सेक्शन का मास, दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये रेशो क्या बताएगा आपको? मास डेंसिटी बताएगा। हमने वेट हैंग करके स्ट्रिंग को खींचा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है, इट इज T। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, एक फिक्स्ड एंड है और एक वो एंड जो पुली के ऊपर से गुजरा है, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो काउंट कर रहे हैं, और इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का जो मास होगा वो मास है m। अब ये जो तीन आइडेंटिटीज इस इक्वेशन में पेयर हो रही हैं, उनको हमने इस डायग्राम में लेबल किया। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट, अच्छा, हम डिस्कस करेंगे अब स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स के लिए जो वेव्स की जनरल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, दैट इज सुपरपोजिशन। हम पहले डिस्कस करेंगे अब स्टेशनरी वेव्स से पहले सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिलती हैं तो कोई रिजल्टेंट प्रोड्यूस करती हैं। सुपरपोजिशन क्या है? कि वो जो दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिली हैं, उनसे जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस हुआ है वो इंडिविजुअल वेव्स के इफेक्ट्स का क्या है? सम। इंडिविजुअल वेव्स के इफेक्ट्स का क्या है बेटा? सम। व्हेन टू और मोर वेव्स मीट, more waves meet at a point, then the resultant displacement is the algebraic sum of displacements of each wave. When two or more waves meet at a point, then the resultant displacement is the sum of displacements of each wave. ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, या इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो या दो से ज़्यादा वेव्स का एक जगह पर मिलना, और इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट है
वो रिजल्टेंट, यहाँ पर फिलहाल हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स की डिस्प्लेसमेंट का क्या होगी, अलजेब्रिक सम। अब मैं 2-3 डायग्राम्स बना रहा हूँ, इससे समझने की कोशिश करेंगे ये स्टेटमेंट या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ये साइड रेस करूँ, ये हाँ लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये ग्रास है, एक वेव प्रोफाइल ये है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट किया। This is wave profile 1, this is wave profile 2. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, वेव प्रोफाइल 1, वेव प्रोफाइल 2, दोनों वेव्स एट द सेम टाइम एक मीडियम को ऑक्यूपाई करती हैं इस फॉर्मेट में। लेट्स सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट है मिलीमीटर कर लो, इट इज 1 -1 1 -1। हाँ भाई, अब देखो, अगर हम इन दोनों का अलजेब्रिक सम देखते हैं, मतलब ये दोनों वेव प्रोफाइल्स अगर एक ही टाइम पर मीडियम को ऑक्यूपाई करती हैं और इस रिलेशन में ऑक्यूपाई करती हैं, तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या होगा? हाँ, अलजेब्रिक सम डबल हो जाएगा इससे, 1 + 1 कितना हो जाएगा? इट इज 2। भाई 9 कैसे? डिस्प्लेसमेंट इन मिलीमीटर्स, डिस्टेंस इन मीटर्स, so it would have an amplitude ±2, ±2। ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ वन एंड रिजल्टेंट किन दोनों का? 1 + 2 का। रिजल्टेंट कौन सी दो वेव प्रोफाइल्स का है? 1 और 2 का। आपने इन दोनों को जस्ट ऐड किया है, 1 + 1, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ऐड हो गया। इट गिव्स यू 2 millimeters -2 millimeters। दिस इज हाउ इट वर्क्स। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन अप्लाइड टू दीज टू वेव प्रोफाइल्स, उसका रिजल्ट ये आ रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ एक और वेव प्रोफाइल है, उसको मैं वेव प्रोफाइल 3 से लेबल कर रहा हूँ। ज़रा वेव प्रोफाइल 3 देखिएगा, जी इट डजंट मैटर, वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल करके आ रही हैं। अब मिलना है, असल चीज़ ये, जब वेव्स जब भी मिलेंगी तो दोनों वेव्स का आपको कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा। अब वो कंबाइंड इफेक्ट इंडिविजुअल वेव के इफेक्ट से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा? अगर ये देखो, लिसन, ये दोनों वेव्स जिस पॉइंट पर मिल रही हैं सिर्फ उस पॉइंट पर रिजल्टेंट आपको ऐसा मिलेगा, अदरवाइज ये किसी भी सूरत एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। वेव 1 और वेव 2 लेट्स सपोज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी उस दौरान रिजल्टेंट आपको दोनों का इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पता चलेगा। जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी वो अपनी अपनी डायरेक्शन में चली जाएंगी। मतलब इन दोनों वेव्स के मिलने से इनकी डायरेक्शन या इनके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जितनी देर तक ये दूसरे को ओवरलैप करेंगी या क्रॉस कर रही होंगी या एक दूसरे से मिल रही होंगी, उतनी देर तक जो रिजल्टेंट इफेक्ट है
वो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिलेगा। ये इसका मेथड है। दोबारा कहें? हाँ, सबको अगर सब सारी की सारी वेव्स इसी फेज रिलेशनशिप में मिल रही हैं, अब देखें सारी की सारी वेव्स अगर इसी फेज रिलेशनशिप में मिल रही हैं तो फिर सब ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चले मैं इसी के साथ सीक्वेंस में ना 1 और 2 के साथ मैं 3 बना देता हूँ। लेट्स सपोज अब ये रिजल्टेंट नहीं है, या चलो रिजल्टेंट यही रहने दो, एक और वेव इधर बना लेते हैं। दिस इज 1 2 अब आप देखें बेटा, इफ ओनली ए एंड बी कंबाइंस, अगर ए और बी खाली कंबाइन होता है तो रिजल्टेंट क्या बनता है? ए और बी का रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी ए प्लस बी। हाँ, ए और बी को इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इट विल बी अ 0 एग्जैक्टली, बिकॉज ये दोनों वेव्स एक नहीं डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ। दोनों के दरमियान फेज रिलेशनशिप कितने डिग्री आउट है? 180 डिग्री आउट है। इसके क्रेस्ट को इसका ट्रफ मीट कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिला? इट इज 0। व्हाट इफ वी ऐड ए बी एंड सी? अगर तीनों को ऐड करें तो अब आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? जरा इसको आइडेंटिफाई करें, बहुत आसान है। इट इज ओनली दिस दैट विल बी द रिजल्टेंट। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। खाली ये बच गया, आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा। ये रिजल्टेंट कब मिलेगा? जब आपने कौन सी तीनों वेव प्रोफाइल्स को ऐड किया, ए बी सी। नाउ रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको क्या इफेक्ट मिला यहाँ पर? द डिस्टेंस it would have the same relation minus 1.5. Is it clear? तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ज़रूरी नहीं है कि वेव्स खाली एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हेंस ही करें या एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए उसका इफेक्ट, बल्कि वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकता है। जैसे ए और बी जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? कैंसिल कर रहे हैं। रिलेशन वजह क्या है? दोनों का फेज 180 डिग्री आउट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम। राइट, नेक्स्ट ये सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब इसके बाद है स्टेशनरी वेव्स। इसको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। We call this stationary waves और standing waves। अब स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? पहले इनका इंट्रोडक्शन है। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड
when two waves of same frequency and wavelength amplitude. Stationary waves are produced when two waves of same frequency, wavelength and amplitude traveling in opposite directions. Superpose each other. तो दो सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड वाली वेव्स की जो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल करके आ रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, उनकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. Nodes and antinodes are produced. स्टेशनरी वेव्स के नतीजे में नोड्स और एंटी नोड्स प्रोड्यूस होंगे. तो स्टेशनरी वेव्स क्या है, ये इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन कह सकते हैं स्टेशनरी वेव्स की. जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल करती भी आ रही हैं, सुपरपोजिशन करेंगी तो उनकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी. एविडेंस क्या है कि स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं? नोड्स एंड एंटी नोड्स विल बी फॉर्म. गॉट इट? तो ये है तरीका. अब नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं, ज़रा इस डायग्राम को देखें. ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग को हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे. Alright, now look at the diagram. Stationary waves on a string. एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स एक्चुअली हम फिक्स कर देंगे. यहाँ पर जो दोनों एंड फिक्स्ड है, एक एंड तो यहाँ पर फिक्स्ड है, दूसरा एंड जो पुली के ऊपर से गुजर रहा है, वील अज्यूम दैट दिस एंड इज ऑल्सो फिक्स्ड. अब इसको वाइब्रेट करवाते हैं. वाइब्रेट करवाने के लिए इसके साथ एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म अटैच करते हैं. इट्स ए वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म. आप इसको वाइब्रेटर कह सकते हैं. दिस इज वाइब्रेटर. ये वाइब्रेटर एक फ्री सिग्नल जनरेटर से ड्राइव करेंगे हम, ड्रिवन बाय सिग्नल जनरेटर. दिस वन इज सिग्नल जनरेटर. सो वाइब्रेटर को कनेक्शंस किससे मिल रहे हैं? सिग्नल जनरेटर से. अब देखिए बेटा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं? ज़रा समझिएगा. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दो सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड वाली वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल करके आएँ और सुपरपोजिशन करती हैं तो उनकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी. एविडेंस क्या है स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं? नोड्स और एंटी नोड्स बन जाएंगे. ठीक है. अब ये नोड्स क्या हैं और एंटी नोड्स क्या हैं, पहले आप इस डायग्राम से आइडेंटिफाई करें और फिर हम इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. अब स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग में कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं इसको समझना है. हम इस सिग्नल जनरेटर से एक ख़ास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इस वाइब्रेटर को देंगे तो ये वाइब्रेटर इस स्ट्रिंग को उसी फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा? ऑसिलेट करवाएगा.
आपको ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी। स्ट्रिंग का कौन सा सेक्शन वाइब्रेट होगा? जो फिक्स्ड सपोर्ट्स के दरमियान है, मतलब ये पुली के ऊपर से जो गुजर रहा है, यहाँ से लेकर इस फिक्स्ड एंड तक स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट करेगी। अब यहाँ पर समझना है आपको कि ये वाइब्रेशन के दौरान हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। इसकी आइडेंटिटी, आप सिग्नल जनरेटर से जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इस स्ट्रिंग को भेज रहे हैं या इस वाइब्रेटर को भेज रहे हैं, ये उसी फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएगा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करें, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करें और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करें। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर एकदम से ये स्ट्रिंग एक सिंगल लूप में वाइब्रेट करना शुरू करेगी। आपको एक लूप नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोबारा सुने, सिग्नल जनरेटर से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपने इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना है, वो फ्रीक्वेंसी इससे पता चल रही है डिवाइस से, इसको हम सिग्नल जनरेटर कर रहे हैं। आपने एक लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना, अब आप फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर एकदम से ये स्ट्रिंग जो है, जो वाइब्रेट हो रही थी, वो एक सिंगल लूप की शेप में वाइब्रेट होना शुरू कर देगी। जिस फ्रीक्वेंसी पर ये एक सिंगल लूप में वाइब्रेट होना शुरू हो गई, ये लूप जो बन गया, ये लूप नोड्स और एंटी नोड्स आपको बता रहा है कि कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी इस स्ट्रिंग पर, तो फिर ये स्ट्रिंग लूप्स में वाइब्रेट करेगी। पहली मर्तबा जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वाइब्रेशन में लूप कैसा दिखाई देगा, इसको समझ लें आप। इट वाइब्रेट्स इन दिस पैटर्न, एक सिंगल लूप में वाइब्रेट होगी। कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान? वो पॉइंट जो फिक्स्ड है सपोर्ट पर और वो पॉइंट जो पुली के ऊपर से गुजर रहा है। इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान है एक स्ट्रिंग। लूप में जब वाइब्रेट होगी, जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो ये लूप्स में वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी। तो इस चीज़ का एविडेंस है कि इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो गई। अब पहली मर्तबा जिस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिसमें ये स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करेगी, उसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी इस वक्त जो इसका वाइब्रेशन का मोड है, जिसमें सिर्फ एक लूप आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आप ऐसा करें, जो सिग्नल जनरेटर से जिस फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट करवाया था वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। सबूत क्या है? ये एक लूप में वाइब्रेट हो रही है और एक लूप में वाइब्रेट हो रही है। अब आप सिग्नल जनरेटर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, जैसे ही उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फौरन लूप खत्म, फिर ऐसे ही रैंडम वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीज करो, एक मरतबा फिर एक और फ्रीक्वेंसी पर, हायर फ्रीक्वेंसी पर ये स्ट्रिंग लूप्स में वाइब्रेट करेगी। अब दो लूप्स नजर आएंगे आपको। जब दोबारा लूप्स में वाइब्रेट होना शुरू हो जाए, समझो फिर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होगी। अब ये फंडामेंटल नहीं है, अब ये कोई हायर हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फिर दोबारा सिग्नल जनरेटर से फ्रीक्वेंसी उस सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दो, फिर दोबारा रैंडम वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। देन इंक्रीज करो फ्रीक्वेंसी, देन अगेन एट अ थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ये दोबारा से स्ट्रिंग लूप्स की शक्ल में वाइब्रेट करेगी। अब कितने लूप्स बनेंगे? 3 लूप बनेंगे। तो जब जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हुए लूप्स की फॉर्म लेगी, उस वक्त उसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होगी। ये है एविडेंस, सबूत। समझ में आई बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रिंग अभी इस वक्त स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई है उस पर, या जस्ट ट्रैवलिंग वेव्स हैं। तो लूप्स में वाइब्रेट हो रही है, तो लूप्स किस चीज़ की आइडेंटिटी है कि ये स्टेशनरी वेव पैटर्न में या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई है। क्लियर हो गया पॉइंट जी? वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अभी हम जो सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स्ड है तो उसका फंक्शन अलग, लेकिन अगर एक एंड से स्ट्रिंग फिक्स्ड है, एक फ्री एंड है, तो फंक्शन अलग होगा। हमेशा उसी के स्टेप्स में बढ़ाओगे तो ये
स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी। ऑलराइट, अच्छा बेटा पहले नोड्स की बात कर लें, नोड्स और एंटी नोड्स, क्योंकि यहाँ पर हम लूप्स की अभी डिस्कशन की कि भाई जब भी स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होंगी तो आपको स्ट्रिंग लूप्स में वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी। अब उसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि नोड्स कौन से हैं और एंटी नोड्स कौन से हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम हियर। ये मीन पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन से स्ट्रिंग जब वाइब्रेट हो रही है तो एक स्ट्रिंग, लेकिन आपको एक ही वक्त में दोनों जगह नजर आएगी। ये जो पॉइंट्स हैं जो हर वक्त मीन पोजीशन पर होंगे ये कहलाते हैं नोड्स। नोड्स और ये जो इसके टॉप पर है ये क्या है बेटा, एंटी नोड्स। तो ये नोड्स और एंटी नोड्स, अब जरा डिफरेंसेस देख लीजिएगा। अगर हम इस स्ट्रिंग के स्टार्ट से लेते हैं डिस्टेंसेस, तो देखिए बेटा यहां तक हो गया पूरा एक वेवलेंथ। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 वेवलेंथ के बराबर है। सो लाइक इट्स लाइक ए क्रैश एंड अ ट्रफ, तो दोनों को कंबाइंड लेंथ किसके बराबर, 1 वेवलेंथ के बराबर। अगर हम इसके 4 सेक्शंस कर दें तो ये पहले सेक्शन की लेंथ कहलाएगी λ/4, दूसरे सेक्शन तक की लेंथ क्या कहलाएगी, λ/2, तीसरा सेक्शन तक की लेंथ कहलाएगी 3λ/4, इट विल बी 3λ/4। ये आइडेंटिटीज हैं, कुछ देखते जाएं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम कैसे इसको लिख रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नोड्स एंड व्हाट आर एंटी नोड्स। नोड्स को हम n से लेबल कर रहे हैं। किसी भी मीडियम में जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं तो नोड्स उन पॉइंट को कहेंगे जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, जो वाइब्रेट नहीं करेंगे। नोड्स आर द पॉइंट्स displacement is 0. Nodes are the points where displacement is 0. The distance between two consecutive nodes is equal to wavelength, half of wavelength. दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस है हाफ ऑफ वेवलेंथ। एंटी नोड्स it is labeled a जी एंटी नोड्स किसे कहते हैं आप बताओ। फेडरल, बाकी तो सारे सिंध बोर्ड है, पर टीचर समझा जाता है, तुम बताओ एंटी नोड क्या है। हाँ भाई, विल टेल व्हाट इज एंटी नोड। देखो बेटा मेरी बात सुनो, प्रोग्रेसिव वेव्स में मतलब ट्रैवलिंग वेव्स में और स्टेशनरी वेव्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस में से ये पॉइंट भी एक डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन भी एक डिफरेंस है। नोड्स और एंटी नोड्स हैं।
जी, बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन कि भाई नोड्स को फॉलो करते हुए लोग अक्सर बच्चे जो है एंटी नोड की क्या डेफिनेशन याद करके बैठे होते हैं, जैसा कि नोड की डेफिनेशन में क्या था, आर द पॉइंट, नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. So they usually memorize the definition of antinode as are the points where displacement is maximum. यहाँ displacement जीरो है, इसको क्या याद कर लेते हैं, मैक्सिमम. जबकि ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एम्पलीट्यूड. एंटीनोड्स आर द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. एंटीनोड्स आर द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. अब इसका मतलब यह हुआ, अब ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा, ये स्टेशनरी वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स में डिफरेंस ये भी है. मतलब स्टेशनरी वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स में डिफरेंस ये कैसे हुआ, ट्रैवलिंग वेव्स में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है बट डिफरेंट टाइम पर. डिफरेंट टाइम पर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है. जबकि प्रोग्रेसिव वेव्स में दो नोड्स के दरमियान हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग. दो नोड्स के दरमियान हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग. ये इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा. तो जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको क्या कहते हैं, उसको एंटी नोड कहते हैं. अब जरा क्लियर कीजिएगा, जस्ट लाइक दीज फिंगर्स, राइट. लुक हियर, ये वाइब्रेशन कैसे होती है स्टेशनरी वेव्स में. स्टेशनरी वेव्स में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन लाइक दिस, ये पूरा सेट ऐसे नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. मतलब ये फिंगर कभी भी इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं देगी, ये से ज़्यादा नहीं देगा, ये से ज़्यादा नहीं. मतलब हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग, दो नोड्स के दरमियान हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग है. जबकि प्रोग्रेसिव वेव्स में सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है डिफरेंट टाइम पर. जब उस पर एनर्जी पहुंचेगी वो डिस्प्लेसमेंट करता करता मैक्सिमम पर पहुंचेगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो ये एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स में और भी डिफरेंसेस हैं. पहला डिफरेंस क्या है कि दो नोड्स के दरमियान स्टेशनरी वेव्स में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होता है. जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसे क्या कहेंगे, एंटी नोड कहेंगे. जबकि ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर. नेक्स्ट, सॉरी आप समझ नहीं रहे ना. एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं. अब ये तवज्जो कीजिएगा, समझें. ये जो पार्टिकल है ये वाला, चलो मैं एक इधर बना देता हूँ, एक पार्टिकल इधर बना दिया, तवज्जो कीजिएगा. ये वाला पार्टिकल एट मोस्ट इतनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा. थोड़ा सा नीचे आ गया तो भी डिस्प्लेसमेंट है ना, लेकिन वो मैक्सिमम तो नहीं है. अब ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, तो ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, बराबर वाले का नहीं है. बराबर वाले का एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा है. भाई बराबर वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, इससे पहले वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा है. हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है. तो जिसका मैक्सिमम है उसको क्या कहना है, एंटी नोड. वैसे खुद एम्पलीट्यूड क्या है, डेफिनेशन क्या है एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो ये पार्टिकल, अगर मैं इसका लेबल लगा दूं, लेट्स सपोज दिस पार्टिकल इज लेबल्ड के, इसका नाम है के, इस पार्टिकल का नाम है एल, इस पार्टिकल का नाम है एम. तो बताओ के का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एल का ज़्यादा है, एम का ज़्यादा है, एम का ज़्यादा है. तो जिधर एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है उसको एंटी नोड बोलना है. सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है. ये स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स में एक बेसिक डिफरेंस है. और भी हैं डिफरेंसेस, उन पहला ये है. आगे बढ़ो इधर, नोड्स और एंटी नोड्स हो गए. सो दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, एंटी नोड्स
is lambda by 2, and the distance between a node and adjacent antinode is लैम्बडा बाय 4। अब आप देखें बेटा, दो कंसेक्यूटिव नोड्स या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस हाफ वेवलेंथ के बराबर है, लेकिन एक नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस है वो है क्वार्टर वेवलेंथ के बराबर। मैं ये साइड रेस करूं, स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग stationary waves on a string now. Adjacent, हाँ, adjacent. Stationary waves on a string. String fixed at both ends. अब आप इसमें केस ए देखें या ए पार्ट देखें, पार्ट 1, जब स्ट्रिंग दोनों एंड्स से फिक्स्ड है तो क्या सिलसिला है, मैथमेटिकल मॉडल कैसा होगा इसको समझें। ये पहला इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन है जिसमें सिंगल लूप में वाइब्रेट करेगी। तो ये जो वाइब्रेटिंग सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है खाली मैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। दिस इज स्ट्रिंग एंड हैज लेंथ L, string and has length L, length of the vibrating column of the string। जब ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा तो एक लूप बनेगा। When it vibrates in one loop, that is considered to be the fundamental mode of vibration, like this। तो इसमें दोनों एंड्स पर क्या है, फिक्स्ड एंड पर हमेशा क्या होगा, नोड होगा, और बीच में एक एंटी नोड आ रहा है। तवज्जो कीजिएगा बेटा, यह है इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसमें ये स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट कर रही है। इस वक्त इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है F1, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी F1। अब आप देखें मैथमेटिकली हम इसको कैसे डील करेंगे। हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन दिस कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 2। दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर है, दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस बराबर है हाफ वेवलेंथ। तो देखें कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज हैज अ लेंथ इक्वल्स टू हाफ वेवलेंथ। कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज अ लेंथ इक्वल टू हाफ वेवलेंथ। आप इसको क्या है बेटा जी, this is for the fundamental mode of vibration, sorry। A node and adjacent node is lambda by 4, whereas two consecutive nodes is, so like two nodes, lambda by 2। 2L equals lambda 1, and we know that frequency, wavelength and speed are related by this expression, V is equals F lambda। what is lambda 1, lambda 1 equals 2L। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या
और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, the lowest natural frequency at which stationary waves are produced. Fundamental frequency, the lowest natural frequency at which stationary waves are produced. इसको फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वो लोवेस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टेशनरी वेव्स किसी सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें कहते हैं ओवरटोन्स। क्या कहते हैं? ओवरटोन्स। फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहें, अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज उन्हें कहते हैं ओवरटोन्स। सो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस सिस्टम के लिए सॉल्व की है? जो कि स्ट्रिंग है और दोनों एंड से क्या है? फिक्स्ड है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। नंबर 2, व्हाट इफ द स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट इन 2 लूप्स? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही, लेंथ वही है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस आए, वो चेंजेस ज़रा नोट कर लें बेटा। सिस्टम ये है जिससे हम स्टेशनरी वेव्स किसी भी स्ट्रिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फिक्स्ड एंड है, ये पुली के ऊपर से गुजरा, हम इसको भी अज्यूम करें फिक्स्ड एंड है। अगर आप सिग्नल जनरेटर से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाएं, इससे ज़्यादा करें फ्रीक्वेंसी, तो दोबारा से स्टेशनरी वेव डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब लूप की फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। फिर एक मरतबा दोबारा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये स्ट्रिंग 2 लूप्स में वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। इट मीन्स कि अब दोबारा स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं और अब जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब वो कितनी ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब आप दोबारा देखें, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ को कितने नोड्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है? 3, मतलब इन दोनों के दरमियान गैप हाफ वेवलेंथ, ये भी हाफ वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ हो गया। So complete length of a string is occupied by 1 wavelength, but this time we'll call this lambda 2 because it is different than this one. Next, अब frequency, wavelength और speed का relationship। So f2 किसके बराबर हुआ? v upon l। और अगर आप इस इक्वेशन से v upon l रीअरेंज करो तो 2 इधर आ जाएगा। v upon l बराबर होगा 2f1 के। Look here,
So we will introduce the value of V upon L is equals to F1 here. It is F2 equals to F1. आप in other words ये भी कह सकते हैं one loop equals half wavelength. The length of one loop equals half wavelength. तो दो लूप्स बन गए one wavelength. इस तरीके से सिमिलरली फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे, दो लूप्स डिसअपेयर हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएं, एक दोबारा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे तीन लूप्स में वाइब्रेट करेगी, दैट विल बी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. ये है सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन. और दूसरा नाम इसका क्या है? फर्स्ट ओवरटोन. सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं. सिमिलरली F3, 3F1, F4, 4F1 and so on. Finally Fn is equals NF1. Now what is F1? V upon 2L. So Fn is equals NV upon 2L. और अगर आप फ्रीक्वेंसी नहीं nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ का एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहें तो आप इसमें वो वेवलेंथ को इंट्रोड्यूस करें. वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसको ज़रा समझ लीजिएगा. एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. तो सिर्फ v कैंसिल हो जाएगा 12 अपॉन n. nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. ये मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया तो ये आंसर आ गया. वेवलेंथ एट nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. नाउ n इज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स. n is what? Number of harmonics. n की वैल्यूज क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. जितना चाहें अप टू n. ये है n की वैल्यूज, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स. इसका दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो. एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री. फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड होगा. फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड होगा. हाँ चल रही है. चलो ठीक है, इसको स्टॉप कर दो. इसको फिर हम कल दूसरे केस को सम अप करेंगे. लेकिन बेटा